करते हैं कॉमर्शियल पायलट, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, इस वीडियो से ज्यादा डिटेल्ड वीडियो आपको शायद ही कहीं और मिल रही होगी। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे सारी की सारी चीजों के बारे में, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन कॉमर्शियल पायलट बनने का एम कर सकता है, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जो कि आपको कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए जो आपके बीच में आएंगे, पूरे के पूरे कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, और साथ ही साथ हम बात कर रहे होंगे ट्रेनिंग और कॉस्ट की। देखिए, दो तरीके होते हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों तरीकों से जो कॉस्ट आती है वो बहुत अलग अलग होती है। तो दोनों में कितना डिफरेंस होता है हम उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि फ्लाइंग स्कूल से अगर आप ये करते हैं तो आपको कितनी कॉस्ट आएगी, आपको कैसी फैसिलिटीज मिलेगी, क्या कैसे क्या सारी चीजें। और हम ये डिस्कस करेंगे फिर बाद में कि कैडेट पायलट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ठीक है, और किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या सैलरी होती है, और उसके बाद वो टॉपिक्स जो कि कोई भी और यूट्यूबर कवर नहीं करता है, कि भाई कौन कौन से इसके रिस्क होते हैं और कौन कौन के इसके ऐसे फैक्टर्स होते हैं, मतलब मैं कहूंगा कि डार्क साइड ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री, तो हम उसे भी कवर कर रहे होंगे। बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद ये वीडियो मैं पब्लिश कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। यार, तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको सिंपल क्लास 12th पास आउट आप होने चाहिए विद 55% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर उनके पास मैथ्स नहीं है तो क्या वो ये कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं। बस आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है, कुछ ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनसे आपको बेसिक मैथ्स का एक सर्टिफिकेट होता है, उसका एक कोर्स करना पड़ेगा। और अगर आप वो उस सर्टिफिकेट को अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच करेंगे तो वो लोग जिनके पास मैथ्स नहीं है या फिर कोई और सब्जेक्ट नहीं है, तो वो कोर्स करने के बाद ये कर सकते हैं। बात करते हैं अब सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फैक्टर के बारे में, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और कॉमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, वो है इसकी सैलरी। तो भाई, सैलरी की चिंता करना छोड़ ही दो, क्योंकि सैलरी तो आपको इसमें बहुत ज्यादा मस्त मिलने वाली है। अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तो भी आप सेकंड रैंक ऑफिसर की पोस्ट से ज्वाइन करते हैं, और अगर आप कैप्टन बन जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 6 लाख पर मंथ भी जा सकती है, मतलब 72 लाख का पैकेज होगा आपके पास। और वो वाकई में बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम फॉर फ्लाइंग स्कूल। तो देखो यार, इसका क्राइटेरिया समझने के लिए इतना समझो कि भाई कुछ फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं जो कि बोलते हैं कि अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। और कुछ फ्लाइंग स्कूल होते हैं जो कि आपको बिना एंट्री के ही ले लेते हैं, आपको सिंपल सा एक इंटरव्यू देना पड़ता है, और इंटरव्यू में भी कुछ ऐसे कुछ बहुत ज्यादा कुछ यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछते, बहुत बेसिक। और जो उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी बहुत ज्यादा बेसिक बेसिक फिजिक्स के और मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन मैं एक एडवाइस आपको जरूर दूंगा कि भाई फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेने से पहले या फिर उसका एग्जाम देने से पहले आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है रेडी रखना चाहिए, मतलब आपको अपना मेडिकल टेस्ट करा लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप फ्लाइंग स्कूल में चले जाएं, अपने 40 लाख से 60 लाख रुपए आप ट्रेनिंग में बर्बाद कर दें, और उसके बाद आपको पता चले कि आप मेडिकली एलिजिबल नहीं है और आप नहीं बन सकते। तो इससे अच्छा होगा कि आप ये चीज पहले ही चेक करा लें। अब वही बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। तो अलग अलग फ्लाइंग स्कूल्स में अगर आप ये करेंगे तो उनमें जो कोर्स ड्यूरेशन होती है वो वेरी करती है। कुछ फ्लाइंग स्कूल्स आपको 1 साल के अंदर करा देंगे, और कुछ फ्लाइंग स्कूल थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, करीब करीब 18 महीने। फिर आपको टाइप रेटिंग जो होती है वो भी अलग से करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी आपको करीब करीब 6 महीने लगते हैं। तो अगर मैं रफली अगर आपको एक फिगर बताऊं तो वो है करीब करीब 1.5 से लेकर के 2 इयर्स तक का। भाई बात करते हैं कि इस सारी के सारी प्रोसेस में अगर आपको एक कॉमर्शियल पायलट बनना है तो आपको कितना खर्चा आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग स्कूल के फी की। तो जो अलग अलग फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं वो आपसे अलग अलग फी चार्ज करते हैं। कुछ फ्लाइंग स्कूल्स आपको थोड़ा कम भी ले सकते हैं, करीब 35 लाख, और कुछ फ्लाइंग स्कूल ज्यादा भी ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्लाइंग स्कूल और उनकी जो सर्विसेज वो ऑफर करते हैं, जितनी अच्छी सर्विसेज वो ऑफर करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी जो होगी फीस होगी, ठीक है। फिर आपको जो टाइप रेटिंग होती है अगर आप उसे अलग से करते हो तो फिर आपको वो करीब 25 लाख से 30 लाख की पड़ती है इन इंडिया। तो अगर आपका मैं टोटल कॉस्ट बताऊं तो वो करीब पड़ता है आपको 60 लाख से लेकर के 80 लाख का। और फिर भाई इस सब के बीच में आप
बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे होंगे तो उन एग्जाम्स के सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में पड़ रहे होंगे, तो उसके लिए मिनिमम 10,000 से लेकर के 20,000 रुपए इतने आपके खर्च हो जाएंगे ट्रेवल में। फिर बात करते हैं फूड और लिविंग, जो आप जो है 1.5 साल से लेकर 2 साल तक आप जो रहेंगे, तो उसमें आपको कम से कम 3 लाख से लेके 4 लाख का खर्चा आने ही वाला है। तो अगर मैं रफली बात करूं तो आपके पास कम से कम 90 लाख रुपए होने चाहिए, अगर आप एक कॉमर्शियल पायलट बनना चाहते हो इस मेथड से। ठीक है। ये यार लिस्ट कुछ बेस्ट फ्लाइंग स्कूल्स की, जिसमें कि सबसे मैं रेकमेंड करता हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट फ्लाइंग स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में। अब भाई बात करते हैं कैडेट पायलट प्रोग्राम्स के बारे में कि आखिर कैडेट पायलट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, किस किस को ज्वाइन करना चाहिए और किसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो देखो, पायलट बनने के भैया दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला होता है ट्रेडिशनल तरीका, और जिसकी की फीस स्ट्रक्चर मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, वो जो फीस स्ट्रक्चर थी वो ट्रेडिशनल तरीके की थी। दूसरा होता है कैडेट पायलट प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप डे वन से एयरलाइन के एक मेंबर बन जाते हैं। मतलब आप ट्रेनिंग की आपने और आप एयरलाइन के मेंबर बन गए। ऐसा कैसे होता है? देखो, एयरलाइंस का क्या करती हैं, अपने अपने प्रोग्राम्स चलाती हैं, ठीक है, लेकिन उन प्रोग्राम्स की जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। वही आपको आपकी ट्रेनिंग कराएंगी, वही आपको सारी की सारी जो भी टाइप रेटिंग वगैरह सारी की सारी चीजें, सारी की सारी वो एयरलाइंस ही मैनेज करेंगे। तो आप बेसिकली कॉमर्शियल पायलट बनने से पहले उस एयरलाइन का एक हिस्सा हो जाते हो। और फिर जब रिक्रूटमेंट की बात आती है तो जो भी एयरलाइंस होती हैं वो उन पायलट्स को ज्यादा प्रेफर करती हैं जो कि उनके एयरलाइन के प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो भाई किसे जाना चाहिए इन कैडेट पायलट प्रोग्राम के लिए? तो भाई अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और अगर आपने मन बना लिया है कि यार मेरे को तो बस यही करना है, ठीक है, तो फिर आपको ये इस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। किसे इस ऑप्शन के लिए नहीं जाना चाहिए? तो भाई उसका पहले रीजन का जस्ट अपोजिट, अगर आपके पास उतना फंड नहीं है तो आपको इसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कैडेट पायलट प्रोग्राम्स में जाते हैं तो आपको जो अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है वो करीब होता है 1 करोड़ 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ 50 लाख तक। ठीक है, तो यार बहुत बड़ा अमाउंट होता है मनी का। तो सपोज कीजिए अगर आप 1.5 लाख रुपए महीने का कमा भी रहे हैं तो भी आपको इतने करोड़ रुपए कमाने के लिए भाई बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, और इसमें रिस्क भी होते हैं। क्या रिस्क होते हैं उनके बारे में भी बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ये जो ऑप्शन है ना, बहुत ज्यादा रिस्की ऑप्शन भी होता है। ठीक है, तो ये एक वीडियो है एयर एशिया कैडेट पायलट प्रोग्राम की, एक बेसिक व्यू आपको मिल जाएगा। आप इसे पॉज कर सकते हैं बीच में और आप देख सकते हैं इसे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। तो यार ये थी एयर एशिया की वीडियो। आपने वैसे तो पूरी देख ही ली होगी, तो मैं थोड़ा सा समरी देता हूँ। बेसिकली इसके 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, आपको इवेल्युएट करते हैं वो इस प्रोग्राम में एंटर करने से पहले। अ, अगर आप साउंड पर्सन है, मतलब अगर आप कोई ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कोई ऐसी खास प्रॉब्लम होने नहीं वाली है इन प्रोग्राम्स में एंटर करने के लिए। एंट्रेंस बहुत ईजी होता है। इसके बाद इस प्रोग्राम में एंटर करने के बाद आपको कुछ एग्जाम्स होते हैं, उन्हें पास करना पड़ता है। तो वो चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कुछ लोगों के लिए। तो यार यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कॉस्ट कंपैरिजन। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली कम कॉस्ट लगेगी। वहीं अगर आप कैडेट पायलट प्रोग्राम से करते हैं अपनी पूरी की पूरी ट्रेनिंग टाइप रेटिंग वगैरह, तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा कॉस्ट लगने वाली है इस चीज।
बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में मोस्टली कोई बात नहीं करता है कि क्या क्या रिस्क होते हैं, किसको जाना चाहिए, किस किस को नहीं जाना चाहिए। तो यार, कॉमर्शियल पायलट का जो करियर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये अपने साथ साथ बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी लाता है, जिसमें से सबसे पहली चीज होती है नो जॉब गारंटी। जी हाँ, मान लीजिए अगर आप किसी एक एयरलाइन का हिस्सा हैं और वो एयरलाइन बैंकरप्ट हो जाती है, जैसे कि किंगफिशर के साथ हुआ था, तो फिर आप जॉबलेस हो जाएंगे। जब ये चीज हुई थी तो बहुत सारे पायलट्स एक झटके के अंदर जॉबलेस हो गए थे, और दूसरी एयरलाइन को वो ज्वाइन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी जो टाइप रेटिंग थी वो एक स्पेसिफिक एरोप्लेन में थी जो कि किंगफिशर ओन करता था। अब टाइप रेटिंग क्या होती है मैं जरा बता देता हूँ। टाइप रेटिंग बेसिकली होता है आपका एक स्पेशलाइजेशन। मान लीजिए आप अगर बस के ड्राइवर हैं तो आप बस को ही बहुत अच्छी तरीके से चला पाएंगे। अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको ट्रक को चलाना है तो आप ट्रक को उतनी अच्छे से नहीं चला पाएंगे। वैसे सिस्टम एरोप्लेन का होता है, तो हर एरोप्लेन में थोड़ा थोड़ा सा सिस्टम में थोड़े से चेंजेस होते हैं, तो इसलिए हर एरोप्लेन को उड़ाने के लिए आपको अलग अलग टाइप रेटिंग चाहिए होती है। तो पहली रिस्क होती है नो जॉब गारंटी। दूसरी चीज होती है कि अगर आपको इस करियर में बने रहना है तो आपकी जो हेल्थ होनी होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए आपका जो हेल्थ हेल्थ चेकअप होता है वो रेगुलरली होता है हर एक साल के अंदर। और अगर आपने किसी एक साल में अगर उसे आप फेल हो गए उस चेकअप को करने के लिए क्लियर, तो फिर आपका जो भी लाइसेंस होगा वो सीधे सीधे कैंसिल कर दिया जाता है। अब सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही होता है, और इन रिस्क के बारे में कोई भी बात नहीं करता, और ये चीज सही भी है। मान लीजिए अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है और आप अगर एरोप्लेन उड़ा रहे हो और आपको बीच में ही कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो भी लोग बैठे होंगे ना एरोप्लेन में उनकी लाइफ को भी खतरा होगा। तो फिर इस वजह से आपका लाइसेंस सीधे सीधे कैंसिल कर दिया जाता है अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो जाता है। तो यार ये भी एक डार्क फैक्टर रहता है। दूसरी चीज होती है स्ट्रेस और जॉब कंडीशंस। जो भी आपका जो भी कोई पायलट होता है ना, ठीक है, तो सबसे पहले तो यार उसको बहुत ही ज्यादा कम छुट्टियां मिलती हैं, और अगर उसको छुट्टी चाहिए तो उसको बहुत पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है एयरलाइन को कि भाई मेरे को इस चीज के लिए छुट्टी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फेस्टिवल्स पे आपको छुट्टी ना मिले और आपको एरोप्लेन उड़ाना पड़े, और आपका जो फ्लाइंग शेड्यूल होगा ना वो बहुत ही ज्यादा बेकार सा होने वाला है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपकी कोई फ्लाइट रात के 1 बजे हो सकती है और फिर आप 5 बजे सो रहे होगे, वो भी सुबह के, ठीक है, और आप कुछ 9 बजे 10 बजे आप सो करके उठते हो, फिर आपकी दोपहर की फ्लाइट हो सकती है। मतलब ऐसे कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं होती है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है। आप पूरी रात भी किसी दिन मतलब फ्लाइंग कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरे दिन फ्लाइंग आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यार कुछ ऐसे तरीकों की कि अगर आपके पास मनी नहीं है, अगर आपके पास ट्रेडिशनल मेथड से भी आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आप कैडेट पायलट प्रोग्राम से भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो यार पहला ऑप्शन तो होता है आपका स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप। तो अगर आप एससी या फिर एसटी, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका ये सारा का सारा प्रोग्राम एकदम फ्री होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारा का सारा जो जितना भी उसका सिस्टम होता है वो सारी की सारी आपको पे करने वाली है, और आपकी सारी की सारी ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभालने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, पर एक दूसरा तरीका होता है, आप एनडीए या फिर सीडीएस के एग्जाम के थ्रू इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आपको इंडियन गवर्नमेंट जो होगी वो स्पेशलाइजेशन आपको दिलाएगी उन एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी कंट्री को सर्व करने के बाद आप उसे लीव कर सकते हैं उस जॉब को, और अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड है कॉमर्शियल पायलट बनने में तो फिर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं।